डेवलपमेंट, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है इसमें ये बताया गया है कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, संसाधन की योजना कैसे बनाई जाए जिससे कि देश का विकास हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग ये जानना चाहेंगे कि संसाधन कहते किसे हैं। वो सारी वस्तुएं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती हैं वो संसाधन होते हैं और जिनका कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जो कुछ भी एनवायरनमेंट में उपलब्ध है वो संसाधन है। और सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो रिसोर्सेज जो है वो 3 कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स इटसेल्फ। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिले हैं, जैसे हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं और पर्वत पठार मैदान, जो कुछ भी प्राप्त है वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब आ जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कैसे कन्वर्ट होते हैं, बाय स्किल, बाय टेक्नोलॉजी। और ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, जो स्किल्ड इंसान है, जो मोटिवेटेड इंसान है, वही ह्यूमन रिसोर्स है और वही उन नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे सड़क बना देना, पुल बना लेना है, पंखा है, आप जो कुछ भी दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो जाते हैं। तो बच्चों एक तो ये जनरल कैटेगराइजेशन हो गया। अब हम लोग कुछ और बेसिस के आधार पर रिसोर्सेज को बांटते हैं। तो उसमें पहला मैं जो टॉपिक लेती हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या है, कोई भी चीज किस तरह से उत्पन्न हुई है। तो इसमें हम लोग 2 प्रकार से लेते हैं, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब है जीवन, जैव, बायो मतलब ही होता है जीवन, तो बायोटिक मतलब जिसमें जीवन है। तो ये तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स जो हैं वो क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। और जितने भी एबायोटिक जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारा, और लिथोस्फीयर मतलब मृदा, लैंड, पानी, हवा, ये सब क्या है, एबायोटिक। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब बच्चों देखिए एक दूसरा आधार है जिसको हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो ये एग्जॉस्टिबिलिटी क्या है, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कि कौन सी चीज एक बार प्रयोग करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब समाप्यता के आधार पर। एक बार हमने उसको इस्तेमाल किया और वो समाप्त हो गया, इसका मतलब है कि वो एग्जॉस्ट हो गया। और अब इसमें क्या है, इसको 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक क्या कहलाता है, रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल क्या है, रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज को हम तुरंत पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और सांस लेने के साथ में जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ऑक्सीजन हमको तुरंत मिलता है। तो ये जो एयर है ये अपने आप से अपने को रिन्यू करती है। और इसी तरीके से पानी भी अपने आप को रिन्यू करता है, वाटर साइकिल आपने पढ़ा ही हुआ है। अब देखिए आ जाता है कि नॉन रिन्यूएबल क्या है। तो नॉन रिन्यूएबल में भी हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन रिन्यूएबल जो बिल्कुल भी रिन्यू नहीं होता। तो जैसे मेटल्स हैं, आपने देखा होगा गोल्ड है, सिल्वर है, जितने आयरन है, कॉपर है, जितने मेटल्स हैं, इनको क्या करना पड़ता है, रिसाइकिल करना, इनको चक्रीय करना पड़ता है। जब हम इसको फिर से एक बार साइकिल में फिर से लाते हैं, उसको फिर गर्म करते हैं और उसके बाद वो फिर दूसरे फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो साइक्लिक हो गया। और जो नॉन रिन्यूएबल है वो है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वुड है, फायरवुड है। आपने देखा एक बार लकड़ी जला दी गई, वो राख बन गई। ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, आप चल दिए और उसके बाद जब आप लौट के आते हैं तो आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, अब एक तीसरा आधार है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ये ओनरशिप क्या है, ओनरशिप मतलब होता है कि इसका स्वामी कौन है, स्वामित्व किसका है, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आती है। तो इसको हम लोग 4 कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर 1 इज इंडिविजुअल, नंबर 2 इज कम्युनिटी, नंबर 3 इज नेशनल एंड नंबर 4 इज इंटरनेशनल। अब इसको देखिए, इंडिविजुअल क्या है, जैसे किसी गांव में किसी किसान की जमीन है या आपके पापा ने मकान बनवाया तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया आपका रिसोर्स। सेकेंड आ जाता है आपके मोहल्ले में एक पार्क है,
तो वो किसका हो गया? कम्युनिटी का हो गया। एक टेम्पल है, आप मॉस्क में जाते हैं, चर्चेज में जाते हैं, क्या कम्युनिटी का हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है नेशनल। अब नेशनल में बच्चों इस बात को समझने की जरूरत है कि नेशनल वो है जो कुछ भी देश में है वो नेशनल है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी सरकार को एक रोड बनानी है, आपने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हम लोगों के देश में बन रही हैं, 4 लेन 6 लेन्स, तो वो किसी ना किसी से तो जमीन ली जाएगी ना। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो देश की होती है वो सारी की सारी सरकार की होती है। हाँ, इंडिविजुअल अगर किसी से हम लेते हैं जमीन को तो हमको उसको क्या करना पड़ता है? सरकार उसका कंपनसेशन देती है और फिर उसका निर्माण करवाती है। तो राष्ट्र में जो कुछ भी है वो क्या है? नेशनल। अब 4th नंबर पे आ जाता है इंटरनेशनल। क्या है? तो देखिए इंटरनेशनल में एक तो बहुत क्लियर कट आपको ये समझना चाहिए कि एक तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ये सब जो है वो तो इंटरनेशनल हो गए, जहां पर कि सब लोग जाकर एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है? नेचुरली जो है तो किसी भी कंट्री की, जैसे आप जानते हैं कि भारत में हमारी समुद्री रेखा जो पेनिनसुलर रीजन में आपने देखा होगा, वहां पर क्या है कि बंगाल की खाड़ी से लेकर गुजरात तक आप देखेंगे कि समुद्र की तट रेखा है। तो ये इंडियन ओशन जो है या बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है, ये किसी एक का नहीं है। 200 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो किसी भी कंट्री की सीमा से जो लगा हुआ है वो तो उसका कंट्री का हो जाता है, वो नेशनल हो जाता है। और उसके बाद का जितना भी एरिया है वो क्या हो जाता है? इंटरनेशनल। तो इस तरीके से 200 किलोमीटर के आगे का जो समुद्री क्षेत्र है, चाहे वो इंडियन ओशन का ही क्यों ना हो, वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। तो ये हमने आपको बताया ओनरशिप के आधार पर। अब आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो बच्चों डेवलपमेंट के आधार पर भी हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरी में। नंबर 1 इज पोटेंशियल रिसोर्स, नंबर 2 इज डेवलप्ड रिसोर्स, नंबर 3 इज स्टॉक रिसोर्स एंड नंबर 4 इज रिजर्व। अब ये क्या है? पोटेंशियल का मतलब है कि हमारे अंदर वो ऊर्जा है, जैसे कि देश में आप देखिए कि राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर सनलाइट बहुत है या विंड एनर्जी बहुत है, तो हम फ्यूचर में इससे एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं, अपने देश में संसाधन को प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन अभी हम ला नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है डेवलप्ड। क्या है? तो डेवलप्ड वो है जिसका कि हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है स्टॉक। अब स्टॉक में क्या चीजें हैं कि स्टॉक तो है मेरे पास, लेकिन हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हम टेक्नोलॉजी जब उसकी डेवलप करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि H2O, आप जानते हैं H2O पानी है, तो ये किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को उससे प्राप्त कर सकें। तो ये क्या हुआ? स्टॉक हो गया कि ये फ्यूचर में कभी अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो जैसे H2O है वो H2O के रूप में रहेगा। और चौथे नंबर पे आ जाता है रिजर्व, जिसको कि हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व करके संचित कोष के रूप में रख लिया है। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम डेवलप कर सकते हैं, हमारे यहाँ इतनी नदियां हैं, हम डैम्स बना सकते हैं। लेकिन क्या किया है कि अभी हम अदर रिसोर्सेज से कर रहे हैं, थर्मल पावर से भी कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी लगे हैं। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में हमको जरूरत पड़ी तो हम हाइड्रो पावर का या और किसी भी सोर्स का इस्तेमाल करके एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो हम रिसोर्स प्लानिंग के बारे